हेलो गाइस, मैं गुलशन बिल्डर आप सभी का अपने प्यारे चैनल इग्नाइट लॉ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो होने वाला है दोस्तों रिगार्डिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक पेपर लेने वाले हैं, उसके बारे में आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। वो ये पेपर जो है वो होगा 2025 का, 2025 में जो क्लैट की एग्जाम थी उसके रिलेटेड वाला ये पेपर होगा। ठीक है। सो आज इस टॉपिक में हम वो सारी चीजें देखेंगे कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस था वो मैंने डिकोड करके रखा हुआ है। उस वो आप देखिए, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, और जो नहीं लिखा हुआ है वो भी पार्ट मैंने बोला हुआ है। तो आज की इस टॉपिक में हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर आपने थोड़ा अगर देखा अगर होगा तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस स्पेशली क्लैट के अंदर आपको एनालिटिकल रीजनिंग आता है। एनालिटिकल रीजनिंग आपको पढ़ना होता है। सेकंड में आप पढ़ते हो क्रिटिकल रीजनिंग, और थर्ड जो होता है वो लिखा ही नहीं लेकिन ये है, दैट इज कॉल्ड एज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दैट इज कॉल्ड एज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला प्रॉब्लम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो दैट मीन्स ये क्या होता है, आपको ऐसे भी पता होगा कि क्लैट में जितना भी पेपर होता है, क्लैट में जितना भी लॉजिकल रीजनिंग का या तो अदर सेक्शन होता है वो पैसेज बेस्ड होता है। क्या होता है? पैसेज बेस्ड विद द सुपीरियर वोकैब। जो सुप्रीम वोकैब होती है वो यूज की होती है। तो अभी सिंपल सी बात यह है कि जब हम एलआर में जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग जब हम सीखेंगे, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो एलआर होगा ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। अब ये पूरा इतना जो है एक पैसेज है, दैट इज कॉल्ड एज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको हमें रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना है, इससे हमको मीनिंग निकालना है और हम बाद में उसको सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी सबसे पहले ये बात कि आप सिर्फ पैसेज ही देख रहे हो, लेकिन पैसेज सॉल्व करने के लिए देयर आर द सो मेनी क्राइटेरियाज, बहुत सारी चीजें कि जो आपको सीखनी है, हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि ये पूरा ही पैसेज जो आपको दिख रहा होगा, ये पैसेज जिसने भी लिखा होगा, ये आर्टिकल होगा। अभी अगर ये आप यहां पर पढ़ो तो ये दिया हुआ है कि एक सोशल इश्यू है। ये एक पैसेज है, एक आर्टिकल है कि जो पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ सोशल इश्यूज आफ्टर कोविड पैंडेमिक 19 के बाद वाला। तो जो पैसेज होता है दोस्तों, ये पैसेज क्या होता है? पैसेज इज नथिंग बट एक इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज अ बंच ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है, और ये स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट एक साथ आएंगे और स्टेटमेंट का बनकर एक बंच बनेगा। उसी को आगे चल के हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स, जिसे हम क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे। कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी पैसेज जो बंदा लिखता है और जब हम पढ़ते तो उसका होता है, कोई तो भी मोटिव होता है। देयर इज अ सम पर्पस बिहाइंड राइटिंग दैट आर्टिकल और पैसेज, तो हमें वो समझना होता है। तो पैसेज पे क्या क्या प्रॉब्लम बनते हैं? मेन आइडियाज होता है, टाइटल होता है, एजम्पशन होता है, इन्फरेंस होता है, कंक्लूजन होता है, एंड सो मेनी थिंग्स विच आर हिडन इन द कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। ओके, सो अभी हम ये पढ़ेंगे आगे। हमको ये भी देखना होता है कि सर आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, उसके कॉज होते हैं, इफेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे मसाले होते हैं दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखने के लिए। तो हम ये सब चीजें सीखेंगे, लेकिन अभी शुरू करेंगे इस क्वेश्चन से। अभी इसके ये क्वेश्चन सीखने में भी दो तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन सीखने में भी दो तरीके। फर्स्ट होता है, जैसे आपने 10 तक आपको पता होगा कि एक पैसेज होता था, तो इंग्लिश का एक पैसेज अगर हम पढ़ते थे तो उसके दो तरीके होते हैं। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में जो भी वर्डिंग आती है वो पैसेज में ढूंढेंगे कि सर कहां पर दिख रहा है कि हाँ मिल गया, तो उसके ऊपर की 2-4 लाइन और नीचे की 2-4 लाइन को पकड़ के आंसर दे देते हैं। इस सेक्शन में जब ये आप ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ना क्लैट के लिए, तो वो वैसा नहीं होता। कहीं कहीं होता है, बहुत 10% 5% में होता है, लेकिन 90% में ये नहीं होता है। तो आपको ये पूरा समझना है। आपने ये भी चीजें पढ़ी होगी कि बहुत लोग पढ़ाते हुए बोलते हैं कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ोगे ना, तो रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस के बीच में पढ़ो। लेकिन बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर दो लाइंस के बीच में तो कुछ है ही नहीं, देयर इज ओनली वैकेंट प्लेस। तो ये होता है, दो लाइन के बीच में पढ़ने का मतलब ये होता है कि बहुत बार जो ऑथर होता है, जो लिखता है, वो कुछ चीजें एज्यूम करके लिखेगा। हर एक चीज वो नहीं बोलने वाला आपको, हर एक चीज वो नहीं बोलेगा आपको। उसका आपको
उसका मीनिंग पकड़ के चलना है कि हाँ शायद ये बोलना चाहता होगा। लेकिन ये जो भी थिंकिंग आपकी बनेगी दोस्तों, ये पैसेज रिलेटेड ही होना चाहिए। सही है। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारा पैसेज पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद में हम जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए आप भी मेरे साथ में थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और इस पूरे के पूरे पैसेज को आप पढ़िए, खुद से पढ़िए। सही है, आराम से पढ़ना है, पैसेज को बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। बहुत से बच्चों को लगता है कि सर यहां तक आया तो मैं ऊपर वाला भूल गया। देखो भाई, ये पढ़ना है, सिर्फ आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। चलो देखो क्या है। अगर मैं, ये होता है पैराग्राफ, जब मैं पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा ना, ये देखो ये तो पैसेज है लेकिन इसके अंदर ये फर्स्ट पैराग्राफ है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, ये क्या बोलना चाहता है। जब मैं पहली वाली लाइन पढ़ूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि ये रिगार्डिंग क्या है, ये किसके रिलेटेड है। ये तो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अगर नीचे नहीं लिखा होता तो मुझे वो पता चल जाता था। While majority of the homeless group exists solely in the modernized cultures, homelessness remains a problem throughout the world. Homelessness एक पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। Everywhere there are the people in the constant search of the food, water and shelter. जहां पर लोग फूड, वाटर और शेल्टर के लिए, रहने के लिए घर ढूंढते रहते हैं। Many of these people have the nowhere to go, जगह ही नहीं, and can find no end or no relief to their suffering. वो जो सफर कर रहे हैं, जो उनका जो सफरिंग चल रहा है, उसके लिए कोई भी उनको हेल्प नहीं मिल रही है। होमलेसनेस वाज ओरिजिनली बिलीव्ड टू बी अ कल्चरल, बहुत से लोगों को लगता है कि ये कल्चरल है, लेकिन बट इट इज नाउ रिवीलिंग इटसेल्फ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। आज तक लोगों को लगता था कि कल्चरल प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ये सामने आया है कि इट इज नॉट अ कल्चरल प्रॉब्लम, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। जब ग्लोबल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये बहुत जगह पर है। ओके, ये मल्टीपल प्लेसेस में होगा। इट इज अ प्रॉब्लम सफर्ड बाय ऑल ह्यूमैनिटीज एंड मस्ट फेस एंड solve as such. Although this problem exists everywhere, it is more severe in a certain parts of the world. बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे पार्ट है कि जहां पर ये होमलेसनेस बहुत ही ज्यादा सीवियर वाली कंडीशन होती है। Due to the differing circumstances of the homelessness around the world, there can be no one solution or one set of guidelines everyone to follow. देखो अलग अलग प्लेसेस है तो अलग अलग प्लेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके प्रॉब्लम भी अलग अलग हो गए। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी यूनिक सॉल्यूशन फॉर द होमलेसनेस अराउंड द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, इवन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल होमलेसनेस डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्री होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन के अंदर होमलेसनेस का प्रॉब्लम अभी भी है। अकॉर्डिंग टू 2005 वाला सर्वे by the United Nation, 1.6 billion people lack adequate, देखो यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 1.6 billion people lack adequate housing, lack of adequate housing. The causes vary depending on the place and person. Common reason include a lack of affordable housing. अभी जिसने भी ऑथर ने ये लिखा होगा वो बोलना चाह रहा है कि देयर इज अ लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में हाउस लेने के लिए पैसा है ही नहीं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इससे हमें ये समझना है कि जो पैसा होता है, जो कॉस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है होमलेसनेस के लिए। पॉवर्टी, अ लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस एंड मोर। ओके, homelessness is rooted in a system failure that fails to protect those who are most vulnerable. जो बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं ना इससे, कि वो तो बहुत ज्यादा, यानी कि उनके लिए कोई सॉल्यूशन है ही नहीं दोस्तों। अप्रोक्सीमेटली 5,80,000 पीपल वेर एक्सपीरियंस होमलेसनेस ऑन एनी गिवन नाइट। कोई भी एक रात में, कोई भी वन नाइट में लगभग 5,80,000 पीपल होमलेसनेस के तौर पे बाहर रुकते हैं नाइट में। इन द यूनाइटेड स्टेट की बात चल रही है, एज स्टेटेड बाय द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस वेरीज बाय रीजन। जैसे रीजन वेरी हो गए उसी तरह होमलेसनेस वाले लोगों का नंबर भी वेरी होता जाएगा, विद द अर्बन एरियाज एक्सपीरियंसिंग द हायर रेट्स एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। अर्बन में ज्यादा है एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज द exacerbated homelessness and housing insecurity. कोविड-19 की वजह से ये जो होमलेसनेस का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, एंड लीडिंग टू इंक्रीज द रेट्स ऑफ द इविक्शन। इसकी वजह से क्या हुआ है,
इविक्शन की जो रेट है ना होमलेसनेस के, जो वो ज्यादा बढ़ चुके हैं दोस्तों, ज्यादा लोग अभी होमलेसनेस हो चुके हैं जिनके पास घर है ही नहीं। ओके, इविक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट है एंड हाउसिंग इंस्टेबिलिटी। ओके, यूजिंग द सोशल डिस्टेंसिंग मेजर टू curb the virus transmission has presented difficulties for the homeless shelters and service provider in maintaining their capacity. Okay, the economic fallout from the pandemic has further strained resources and support system for individual and families experiencing the homelessness. तो पूरा पैसेज जो है वो रिलेटेड करता है होमलेसनेस से। इसमें जो भी नंबर होंगे, जो भी फैक्ट्स होते हैं, द नंबर्स, हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी कोई नंबर होगा ना पैसेज में, वो नंबर से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दैट नंबर्स आर फैक्चुअल डेटा, ओके, विच रिफ्लेक्ट द सम क्वेश्चंस, ओके, जो कुछ क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करेंगे आगे चल के। चलिए, क्वेश्चन क्या है देखिए तो, फॉर द अबाउ पैराग्राफ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है अबाउ पैराग्राफ से। देखो ये क्या बोल रहा है, व्हेन पीपल इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन थिंक ऑफ द होमलेसनेस दे जनरली इमेजिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्यों भाई इमेजिन क्यों करेंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों इमेजिन करेंगे? मुझे तो पैसेज में पता ही नहीं है, तो मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही क्यों इमेजिन करूंगा? मुझे यूनाइटेड स्टेट, देखो सबसे मेन चीज ऊपर कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि जो यूनाइटेड नेशन है दैट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ओके, ये सबसे मेन चीज है। हाँ, तो इसके देखो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर बहुत से लोगों का आंसर थोड़ा वेरी करता है, और वेरी होने का यही रीजन होता है कि जब भी हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे ना, तो हमको स्टेटमेंट में रहना है, हमको पैसेज के अंदर ही होकर आंसर को ढूंढना होता है। आप पैसेज छोड़कर नहीं भाग सकते, आप एज्यूम भी नहीं कर सकते। ओके, ये बात आप समझ लो। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेयर जनरली इमेजिन बोल रहा है, जनरली इमेजिन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेयर पॉवर्टी इज रैम्पेंट। हमें नहीं पता भाई, ये तो दिया है नहीं, तो इसके रिगार्डिंग मुझे लगता है कि ए तो नहीं होगा, बी में भी वही है, अगेन वही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बाद में वही है, ये भी गलत होगा। सी, होमलेसनेस इंक्रीज ड्यू टू द मेजर टर्बुलेंस ऑन द इकोनॉमिक्स एंड द कल्चरल एस्पेक्ट, ये सही है क्योंकि ये पैसेज में बोला हुआ है, वो भी डायरेक्टली रिटर्न है पैसेज के अंदर। ऑल ऑफ द अबव ये नहीं होगा। अभी चलिए 86 में चलेंगे। देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ होमलेसनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीस्ट लाइकली। देखो बहुत सारे कॉजेज है होमलेसनेस के, तो उनमें से ऐसा कौन सा कॉज है कि जो शायद से नहीं हो सकता, या तो जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ऐसा कौन सा कॉज है कि जिसकी वजह से होमलेसनेस जो है वो ज्यादा नहीं होगा? सबसे पहले देखो, वायलेंस इन द होम अगर होगा तो लोग घर छोड़कर जा सकते हैं, ये होमलेसनेस हो सकता है। लॉस ऑफ द जॉब और इनकम, ये भी सही है, अगर जॉब नहीं पैसा नहीं तो होमलेसनेस तो आ ही जाएगा कुछ आफ्टर सम डेज और सम टाइम। सब्सटेंस एब्यूज, सही है, ये भी सही है, अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होगा एब्यूजिंग का तो वो भी हो जाएगा। लास्ट में प्रॉपर हेल्थ केयर, मुझे बोलो प्रॉपर हेल्थ केयर ना होने की वजह से कौन ऐसा बंदा है कि जो घर छोड़ के चला जाएगा? सही है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट लाइकली ये नहीं हो सकता, ये ऊपर वाले हो सकते हैं लेकिन जो डी नंबर का ही ये नहीं हो सकता। सो 86 का अपना आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 87 क्या है? 87 देखिए, होमलेसनेस इज अ केस ऑफ मेंटल इलनेस कैन बी एम्प्लीफाइड, कैन बी बोल रहा है, कैन बी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, कैन बी एम्प्लीफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ओके, मेंटल इलनेस का जो है ये क्या रीजन हो सकता है? कैन बी पूछ रहा है तो हमें पॉसिबिलिटी ढूंढनी है सबसे पहले। mental illness, the stress of being homeless may be exacerbate previous mental illness and encourage the anxiety, fear, depression, sleeplessness and substance abuse। ये सही है, ये हो सकता है। क्या पूछ रहा है ना, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि मेंटल इलनेस जो है वो किसकी वजह से हो सकते हैं होमलेसनेस के लिए, तो ये हो सकता है। people with the mental illness remains homeless, people with the mental illness remain homeless for longer period of the time and have the less contact with their family and friends। ये भी तो सही है। अभी सोचो, एकदम सिंपल सी बात है, जब आपने सॉल्व किया तो पहला वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, तो मुझे बोलो अभी टेक्निक होती है, ऑप्शन से आपको जाना है आपके आंसर पे, तो सोचने वाली चीज है। अगर सिंगल ये सही होता और बाकी का गलत होते तो यही आंसर बनता, लेकिन ये दो सही है तो इसका मतलब दो से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। ऑप्शन में एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो ये हो सकता है। तो ये तरीके होते हैं आपको आपके आंसर तक पहुंचने के। थर्ड भी पढ़ लेंगे, पुअर मेंटल हेल्थ, ओके,
predisposes individual to homelessness and homelessness exposes the individual further to particularly सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम। वही तो लिखा हुआ है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये हमारा आंसर होगा 87 के लिए। चलिए 88 देखो, होमलेसनेस इन अ रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ कैन ऑब्जर्व मोस्ट क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ, मोस्ट क्लोजली किस फॉर्म में होमलेसनेस हो सकता है ऊपर के पैराग्राफ को रिलेट करके। इनएडिक्वेट इंटरटेनमेंट, मुझे बोला इंटरटेनमेंट अगर नहीं मिलता है तो आप घर छोड़ दोगे। ओके, शॉर्टेज ऑफ एप्रोप्रिएटिंग क्लोथिंग, कपड़ा नहीं तो घर छोड़ दोगे, तो ये भी तो सही, ये तो सही नहीं है। इनएडिक्वेट मेडिकल सर्विस, मेडिकल सर्विस सही नहीं मिलती तो घर कौन छोड़ता है भाई। तो एक तो बचा पुअर प्रोस्पेक्टस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, हाँ ये हो सकता है। अगर मुझे काम है ही नहीं तो मेरे पास में पैसा आएगा ही नहीं, अगर मेरे इनकम का सोर्स ही बंद हो जाएगा तो मुझे तो ऑब्वियसली, अगर मैं नहीं छोड़ता तो वो मुझे तो निकलना ही पड़ेगा बाद में। तो ये हो सकता है और ये है आंसर सी है। 89 देखिए, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल, ये बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली बोलना है, हाउ मेनी पीपल आर करंटली एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस ऑन एनी गिवन डे। एनी गिवन डे बोला हुआ है, क्या बोला है, एनी गिवन डे बोला हुआ है। अभी वहां पर पैसेज में एक वर्ड लिखा था, अगर आपने देखा होगा तो पैसेज के अंदर था 5,80,000 पीपल एक्सपीरियंसिंग ऑन एनी गिवन नाइट, एक सिंगल नाइट के अंदर इतना लोग जो है वो रास्ते पे होते हैं। तो सोचो 5,80,000 का मतलब मिलियन में कितना होगा। जब मैं 1 मिलियन बोलूंगा तो 1 मिलियन का मतलब क्या होगा, 10 लाख होगा। तो ये 10 लाख का हाफ है ना अप्रोक्सीमेट, तो ये तो 0.5 मिलियन हुआ, सही है। तो यहां पर तो कोई आंसर है ही नहीं। तो अगर देखा जाए तो सिंपल सी चीज है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो ये आना चाहिए, या तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। लेकिन सही बात यह है, सिंपल सी चीज ये है कि ये हमारा आंसर होगा ही नहीं। तो या तो ये आंसर है, लेकिन ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई आंसर है नहीं, तो अगर ये गलत भी हो सकता है। ये अगर गलत होगा तो आपको मार्क ऐसे ही मिल जाएंगे, टेंशन की बात है ही नहीं, ये कोई भी नहीं होगी। 90, तो इससे ये ध्यान रखना है कि क्लैट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी गलत भी होते हैं। अगर गलत क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपको उसके मार्क मिलेंगे, सही है, ये होता है। 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीथ। नॉट मीथ का मतलब क्या है भाई, सही है। जो मिथ नहीं है तो क्या है, सही कौन सा है, अबाउट द पीपल एक्सपीरियंसिंग द होमलेसनेस। सबसे पहले देखो, पीपल हु आर होमलेसनेस चूज टू बी सो बाय देमसेल्फ। कौन ऐसा है कि जो खुद घर छोड़ के निकल जाएगा, ओके, इन ज्यादा इंपैक्ट में, सही ना, ये तो ऐसा है ही नहीं। ये ट्रू है क्या, नहीं, ये तो मिथ है सिर्फ लोगों का। पीपल एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस आर लेजी, ये लेजी होने की वजह से घर छोड़ दिया, ये भी तो मिथ है। ऑल पीपल्स हु एक्सपीरियंस होमलेसनेस आर एडिक्ट, एडिक्ट है इसके लिए घर छोड़ दिया क्या, नहीं भाई, ये भी तो सही नहीं है। लास्ट वाला बचा है, ये हो सकता है पीपल एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ जॉब, सही है, सही है ना। अगर जॉब है ही नहीं तो कमाई कहां से होगी, तो इनडायरेक्टली होमलेसनेस आ ही जाएगा। सो 90 तो हो गया। चलिए, तो पहला वाला जो पैराग्राफ था वो हमने पूरा कवर कर लिया, पहला वाला जो पैराग्राफ था वो हमने कवर कर लिया। अभी है सेकंड पैराग्राफ। सो आपको रीड करना है, 1-2 मिनट के लिए पैराग्राफ को रीड कीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे क्या करना होता है, सही है। चलिए देखिए एकदम, ठीक है। चलो मैं पढ़ता हूं फिर आपके लिए। बीइंग अ कंसल्टेंट, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप कोई भी पैराग्राफ रीड करोगे तो उसके 1-2-3 लाइन जो होगी ना, वो पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, वो किसके रिलेटेड है लिखा हुआ। अगर वो चीजें मुझे पता चल जाती है तो मेरा बहुत सारा काम, मेरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, समझने की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी मेरी बढ़ जाती है। दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं, बीइंग अ कंसल्टेंट your work consists of the deep examination of the company's environment and its internal system. ओके, अगर कंसल्टेंट अगर आप हो तो आपका काम क्या है, डीप एग्जामाइन करना, किसको, कंपनीज के सारे इन्वायरमेंट को और उसके इंटरनल सिस्टम को। टू नोटिस, क्या नोटिस करने के लिए, इनसफिशियंसीज, जो भी उनके अंदर कमतरताएं होगी, जो भी चीजें कम होगी उनको वो जस्टिफाई करेगा, देखेगा, एंड पोटेंशियल टू इंप्रूवमेंट्स, और उनको वो क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। तो मुझे अभी एक पता चल गया कि हाँ, तो कंसल्टेंट का जो 2 लाइन थी ना, ये 2 लाइंस के अंदर कंसल्टेंट क्या काम करता है, उसकी ड्यूटी क्या है, ये बोला गया है। तो अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप यहां पर ये लिख सकते हो, इट्स अ ड्यूटी ऑफ कंसल्टेंट
मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन वो मेंशन कर दो। इसका फायदा होगा आगे चल के जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना, जब हम पैसेज के ऊपर रिटर्न आएंगे तो हमें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमको पता चलेगा कि हाँ यहां पर ये हमने लिखा था। The interaction with the company's management and the different sections to decipher their objectives. decipher का मतलब क्या है, उनको इलेबोरेट करना है, हमको समझना है। The interaction with the company's management and different section to decipher their objectives, opportunities and processes, इन सबको हमको क्या करना है, समझना है और इंक्रीज करना है अच्छे लेवल पर। This means that through the use of the data analysis, industry best practices and the formulation of the creative ways of the solving all problems to come up with the unique solutions to all problems to increase the efficiency and productivity and hence increase the profitability for employers। कुछ नहीं, कंसल्टेंट क्या करेगा वो चीज लिखी हुई है, बाकी कुछ नहीं है कि वो क्या क्या करेगा, हर एक चीज लिखी हुई है यहां पर। दिस माइट इंटेल ऑपरेशन सच एज लॉजिस्टिक रीडिजाइन, उसको करना है, बिजनेस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग वो करेगा, वो एडॉप्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन सीखेगा, या तो कंपनी को बोलेगा सिस्टम है, और इवन कम्युनिटी रिलेशन प्रोग्राम भी वो रन करेगा। ये सारे के सारे काम है कंसल्टेंट के, सही है, ठीक है। चलो ओके, पीपल मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट। क्या है, पीपल को मैनेज करना एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, ये इन्हीं लोगों ने बोला हुआ है। ऑफ द चेंज मैनेजमेंट, ओके, अगर किसी मैनेजमेंट को चेंज अगर करना होगा तो सीधी सी बात है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। टू मेक श्योर दैट ऑल द रिलेवेंट पार्टीज इंटरप्रेट द पोटेंशियल अल्टरेशंस पॉजिटिवली, वो सपोर्ट करें पॉजिटिवली, जो कंसल्टेंट वाला बंदा होगा उसको वो सपोर्ट करे। Also to offer the orientations and create resources to explain the changes to the group and make it comfortable with the shift। जैसे भी शिफ्ट में लोग होंगे उनको सबको कंफर्टेबल करने के बाद में जो भी कंसल्टेंट वाला होगा उसको कंपनी के बिहाफ में अच्छा सोचना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने होंगे, ठीक है ना। एक्सप्लेन द चेंजेस टू द ग्रुप विद द शिफ्ट। द जनरल गोल, यहां पर लिखा हुआ है उसका जनरल गोल के, जनरल गोल इज द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू कंटिन्यू टू ग्रो, बढ़ाए, इसलिए तो कंसल्टेंट लोग हायर करते, एंड रिमेन रिलेवेंट विद द शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ये सब करते समय एक ध्यान में रखना है कि जो भी शेयर होल्डर्स है और जो भी स्टेक होल्डर है उनको साथ में लेके चलना है। इन द इंडस्ट्रीज इट ऑपरेट्स, जो इसको ऑपरेट करते उनके बारे में सोचकर कंसल्टेंट को काम करना होता है। अभी इतना तो समझ में आया कि सर पूरा का पूरा जो पैसेज है वो रिलेट किससे करता है सर, कंसल्टेंट के। पूरे पैसेज में दोस्तों सिर्फ देयर इज अ मेंशन ऑफ द वर्क रोल ऑफ कंसल्टेंट पर्संस रिगार्डिंग टू द कंपनीज, की कंपनी को कैसे ग्रो करना है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है, लोगों के बारे में वो मैनेज कैसे करे, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स एंड ऑल द थिंग्स which is mentioned in the paragraph। So from the question from the para we go to the question 91। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ना ये according to the set A है, सेट A जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पेपर था 2025 का, उसी तरह मैंने लिया हुआ है। What is the primary responsibility, what is the primary responsibility of you being a company efficient कंसल्टेंट। अगर आप कंपनी के कंसल्टेंट हो तो आपकी प्राइमरी ये क्या हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्राइमरी यानी कि बहुत सारी हो सकती है, लेकिन क्रोनोलॉजी क्या होगी, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड मार्केट पोजीशन। सेकंड, मैनेजिंग द डेली ऑपरेशंस, ये भी सही है। हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉयज, ये भी सही है। कंडक्टिंग अ मेंटेनेंस, ये भी सही है। भाई ये सेकेंडरी है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें क्या है, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझो, पहले प्रोसेस देखो, और मार्केट के अंदर जो कंपनी ने आपको हायर किया हुआ है उसका पोजीशन क्या है, ये सबसे पहले आपको देखना है। बाद में देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स, ओके, जो ले सकता है कंसल्टेंट। 92 वाला क्या है, विद द whom does a consultant work closely to understand a company's goal and challenges। किसके साथ में कंसल्टेंट वाला काम करेगी जिसके वजह से कंपनी के जो गोल्स है वो उसको समझ सके, चैलेंजेस। कस्टमर, कंसल्टेंट का काम कस्टमर से थोड़ी ना है, सही ना, ये तो नहीं होगा। हायर मैनेजमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट, सही है, ये तो सही हो सकता है। आगे चलेंगे, एक्सटर्नल वेंडर, क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन है एक्सटर्नल वेंडर के साथ में, कंपनी चलानी, कॉम्पिटिटर, ये भी तो गलत है, सही है ना, तो बी वाला सही होगा।
तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे सही क्वेश्चन नहीं पता तो मैं गलत करके यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन ढूंढ कर सही तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये टेक्निक आपको यूज करनी है। तो मैं हायर मैनेजमेंट और वेरियस डिपार्टमेंट के साथ मैं बैठूंगा और मैं समझूंगा कि क्या क्या कनेक्शंस होता है, कंपनी की प्रोसेस क्या क्या चलती है। उसके बाद 93 देखना है, इमेजिन यूर सेल्फ एज अ कंसल्टेंट। समझ लो कि आप कंसल्टेंट हो एंड फाइंड व्हाट मेथड्स यू विल यूज टू डेवलप द कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। आपको बोलना है कि मेथड्स आप क्या क्या अप्लाई करोगे। फर्स्ट, इंट्यूशन एंड गेस वर्क। देखो गेस वर्क तो कोई करेगा ही नहीं, सही है ना। आप ये थोड़ी ना करोगे, गेसिंग पे थोड़ी ना चलेगा, ये तो गलत हुआ। उसके बाद में सोशल मीडिया ट्रेंड। सोशल मीडिया ट्रेंड पकड़कर आप इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी ना चलाओगे, ये तो बहुत गलत होगा, ये मेथड तो बहुत गलत है, सही है ना। कुछ हद तक सही भी होगी लेकिन ये पूरा सही नहीं है। हमको ज्यादा परसेंटेज ढूंढना है कि क्या सही होगा। रैंडम सिलेक्शन इसमें तो लिखा ही नहीं है, रैंडम सिलेक्शन यानी कि क्या सिलेक्शन करोगे, किसका सिलेक्शन करोगे। तीन तो गलत है, लास्ट वाला बचा। हाँ, डेटा एनालिसिस करो, इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढो और इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज ढूंढो, ये सही है। 94, which of the following might a consultant optimize to improve company efficiency? Which of the following might a consultant optimize? देखो, कंपनी इंप्रूव करने के लिए क्या इफिशियंसी हम ले सकते हैं, कौन सी इफिशियंसी है कि जो हमें लेनी है। देखो, ऑफिस डेकोरेशन करोगे, ऑफिस को डेकोर करना है, ठीक है ना, काम छोड़कर, गलत है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय ड्रेस कोड, ये भी सही नहीं है। देखो ये सही है लेकिन इतना नहीं सही है। अगर क्रोनोलॉजी अगर डिसाइड अगर करें तो लंच मेनूज, ये तो किसी को भी पता चल रहा है कि ये सारे फॉल्टी आंसर है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये बहुत ज्यादा है कि इसकी वजह से कंसल्टेंट ऑप्टिमाइज इंप्रूव कंपनी इफिशियंसी। ओके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो भी होगा, मैनेजमेंट किसको कैसे सप्लाई करते वो दिखेगा। चलिए 95 क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाई इज अ कम्युनिकेशन द मोस्ट रिलेवेंट थिंग फॉर कंसल्टेंट? कंसल्टेंट के लिए कम्युनिकेशन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? टू इंश्योर ऑल द स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड द प्रपोज्ड चेंजेस। ये बहुत ज्यादा सही चीज है, सही है ना। कंसल्टेंट के लिए क्या है कम्युनिकेशन, कि जो भी स्टेक होल्डर होंगे उनको वो चेंज समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द प्रपोज्ड चेंजेस। ओके, टू ऑर्गेनाइज कंज्यूमर मीट्स, ये भी सही है। टू अपडेट कंपनी वेबसाइट, देखो ये है, लेकिन क्रोनोलॉजी अगर प्रायोरिटी अगर सेट अगर करें ना तो टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब सही है। लेकिन अगर मुझे स्टेक होल्डर, देखो कंपनी चलनी चाहिए तो इसके लिए शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर ये दो पर्सन ऐसे हो गए कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कंसल्टेंट होगा बंदा, वो पहले किसके साथ में कम्युनिकेट करे, क्रोनोलॉजी के हिसाब से वो कम्युनिकेट करेगा जो स्टेक होल्डर है उनके साथ में। इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा, नॉट अ बी, नॉट अ सी, नॉट अ डी। तो 96 देखिए, व्हाट एडिशनल सपोर्ट माइट अ कंसल्टेंट प्रोवाइड टू हेल्प टीम अडॉप्ट टू द न्यू प्रोसेसेस। कंसल्टेंट को आप क्या हेल्प करेंगे कि जिसकी वजह से वो कंपनी की नई प्रोसेस को अडॉप्ट कर पाए या तो सबको हेल्प हो उसका। फर्स्ट, प्लानिंग अ रिट्रीट फॉर द टीम मेंबर। ओके, व्हाट एडिशनल सपोर्ट कंसल्टेंट प्रोवाइड टू हेल्प द टीम टू अडॉप्ट। ओके, कंसल्टेंट टीम को क्या हेल्प करेगा, सही है ना। हाँ, क्या करेगा, प्लानिंग रिट्रीट फॉर द टीम मेंबर। ओके ओके, दूसरा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, पर्सनल काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी अच्छा है, ये भी करेगा। पर्सनल काउंसलिंग ये भी बहुत अच्छा है। प्लानिंग टू रिक्रिएट फॉर द टीम मेंबर्स ये भी बहुत अच्छा है, और ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ये भी अच्छा है। चारों के चारों अच्छे, लेकिन इनमें से क्या होगा, इनमें से सबसे पहले ऐसा कौन सा है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी। क्योंकि क्या है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। जो भी कंसल्टेंट होगा वो सारे के सारे जो कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन है हमारा बी। चलिए, ये था हमारा एक क्वेश्चन। हमने दो तो पैराग्राफ देखे हैं, अभी हम थर्ड में जाएंगे। अभी थर्ड में हमको जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का। क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। एनालिटिकल रीजनिंग, देखो क्या होगा एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ये जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट वाला। सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, और वो भी कौन सा, सर्कुलर वाला। कौन सा वाला, सर्कुलर वाला। वो सर्कुलर के अंदर वो भी क्या, इनसाइड फेसिंग वाला। कौन सा, इनसाइड फेसिंग वाला। यानी कि कुछ लोग एक सर्कुलर टेबल के सराउंडिंग में बैठे हुए हैं और सबका जो
सब इन साइड में देख रहे हो गया, जितने भी लोग आजू बाजू में बैठे हैं वो एक सर्कल वाला जो टेबल होगा उसके सराउंडिंग में बैठे हैं, और सबका जो ध्यान होगा, सबका जो सब कहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, सेंटर में। देखो क्या बोला है, राम श्याम रोहित मोहित रोहन सोहन मोहन राकेश सुरेश आर सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर। उनका जो फेस होगा वो सेंटर की तरफ है। सबसे पहले हम देखेंगे, हम सब सीखेंगे आज, तो हम ये देख रहे हैं कि सर कि क्वेश्चन पेपर कैसा था। तो इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया, इतना तो काम मेरा हुआ, सर्कल तो मैंने बना लिया। सो नाउ अभी देखो क्या है, अभी लोग कितने पहले देखो, एक है राम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देर आर टोटल 9 पर्सन। तो 9 पर्सन है तो 9 प्लेसेस तो निकालनी पड़ेगी, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 और ये है 9। सही है। आप इतना मत सोचो कि सर ये जगह बच गई तो कोई इशू नहीं, वो चलेगा, कोई बात नहीं। सो दीज आर द 9 पर्सन है। All the 9 persons are facing toward the center. None of the persons are facing outside the center. सारे के सारे लोग सेंटर की ओर ही देख रहे हैं। ठीक है। सो नाउ अभी देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने पहले वीडियो में भी बोला है सबको कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, रोहन इज अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम। अभी हमें इनको बिठाना है, ठीक है ना। वी हैव टू सिट ऑल द 9 पर्संस, ओके, इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। तो कहां से स्टार्ट करना है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि जहां पर हमें इंफॉर्मेशन का पूरा पक्का पता होगा कि कौन कहां पर बैठा है। जैसे यहां पर बोला हुआ है रोहित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम। राम के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, रोहित। दैट मीन फर्स्ट हमें बिठाना है दोस्तों बच्चों राम को। कहीं पर भी लगा दो कोई इशू नहीं, कहीं पर भी जोड़ दो कोई मैटर नहीं। मैं राम को यहां पर रख देता हूं, ये है राम। राम अगर है तो राम के थर्ड लेफ्ट में कौन है, रोहित। राम का थर्ड लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या है, ये है रोहित, ये है रोहित, ठीक है ना। रोहन इज अ फोर्थ टू द राइट ऑफ राम। राम के फोर्थ राइट में रोहित है, यानी कि राम है तो 1 2 3 4, यहां पर क्या है, रोहन है। यहां पर क्या है, कौन है, रोहन है। तो ये भी हो चुका। मोहित इज अ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश। सुरेश के फोर्थ लेफ्ट में। वो इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ राम। राम का सेकंड राइट। देखो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ये जो वो होता है ना, ये किसके लिए, ये वो होता है सुरेश के लिए। जब भी किसी सेंटेंस में वो या तो WH वाला कोई भी आएगा, WH में वो, वाइल, वुम, वेयर, विच, कोई भी आने दो, वो हमेशा किसको टारगेट करेगा, सेकंड वाले को, सेकंड वाला पर्सन। सेकंड वाला पर्सन क्या है, मोहित फर्स्ट वाला पर्सन, सुरेश सेकंड वाला पर्सन। तो इसके आगे जो भी लिखा है वो पॉइंटिंग किसके लिए, सुरेश के लिए। सुरेश इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ राम। राम का सेकंड राइट, राम का ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहां पर क्या है, यहां पर हमने लिखा सुरेश। सो नाउ फ्रॉम द सुरेश हमें पोजीशन मिलने वाली मोहित की। मोहित इज अ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश। सुरेश का फोर्थ लेफ्ट, यहां से उसका लेफ्ट नीचे से होगा, 1 2 3 4। यहां पर क्या है सर, यहां पर है मोहित। चलो ये हुआ। उसके बाद में सोहन इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम। क्या बोला है, सोहन कहां पर है, श्याम के थर्ड राइट में। अभी अपने को पता ही नहीं कि श्याम कहां पर है, तो श्याम का थर्ड राइट क्या है। तो चलो हम गेसिंग करेंगे, हमको उसकी प्लेस ढूंढनी है। मैं सोचता हूं श्याम यहां पर आएगा क्या। अगर मैंने यहां पर श्याम को लिखा तो यहां पर क्या है, सोहन थर्ड राइट में है, थर्ड राइट में श्याम के। शाम का थर्ड राइट 1 2 3, यहां पर तो रोहन है, इसका मतलब ये जगह शाम आएगा ही नहीं। यहां पर ले लो, यहां पर अगर आप लोगे शाम को तो देखो, तो शाम अगर यहां पर आएगा तो 1 2 3 नहीं आएगा, यहां पर आएगा शाम। यहां पर अगर आप शाम को लिखते हो, शाम अगर यहां पर आएगा तो थर्ड राइट में 1 2 3, यहां पर क्या है, सोहन। हाँ सर, सोहन के लिए यहां पर मुझे प्लेस मिल गई, तो ये यहां पर हो सकता है। सही बात। सो नाउ आगे बोला है कि मोहन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ राम। राम के बाजू में मोहन है ही नहीं, तो राम के बाजू में मोहन यहां पर ना आते हुए मोहन यहां पर आएगा। तो 8 बच्चे तो बैठे, बचा हुआ एक बच्चा है जिसका नाम है राकेश, है। तो ये बना हमारा क्वेश्चन, ये सारा हुआ। चलो अभी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द राकेश पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रोहन। रोहन से कहां पर है, ठीक है ना, रोहन से ये कहां पर है। चलो
आपका काम मैं थोड़ा आसान करता हूं, ठीक है। हाँ, ये यहां पर मैं लेकर आया। चलो देखो, हाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज राकेश पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रोहन। राकेश कहां पर है रोहन से? अगर नीचे से देखा तो 1 2 3, अगर मैं ऐसा अगर देखो तो रोहन के थर्ड लेफ्ट टू द रोहन, यहां पर कहीं भी थर्ड नहीं है, फिफ्थ 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 फोर्थ एट। और उधर से अगर जाए तो 1 2 3 4 5 6 है, सिक्स टू द राइट। देखो ना, यहां पर थर्ड है ना सिक्स है, दैट मीन्स ये सारा का सारा गलत है। इसका आंसर क्या है? देखो, जब भी आंसर निकाला जाता है ना, वो नजदीक वाला होता है। हम दूर का कभी पोजीशन नहीं लेते। रोहन के थर्ड लेफ्ट में राकेश है, तो ये आंसर होगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राकेश, सॉरी टू द लेफ्ट ऑफ रोहन। रोहन का थर्ड लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा ही गलत था, ठीक है ना, पूरा ऑप्शन ही गलत था। तो जो भी बच्चे सॉल्व करेंगे या तो क्या होगा, उनको मार्क मिल गए होंगे। वो इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन का थर्ड राइट क्या है? चलो मोहन कहां पर है? मोहन का थर्ड राइट 1 2 3 रोहित है। रोहित कहीं पर भी नहीं है। हाँ, तो ये नन ऑफ दिस हो सकता है, सही है। उसके बाद में 9 10 वो इज अ फिफ्थ टू द राइट ऑफ रोहन। रोहन का फिफ्थ राइट क्या है? रोहन का फिफ्थ राइट ऊपर से 1 2 3 4 5 राम। देयर इज अ नो राम, ये भी गलत है। आंसर में राम होना चाहिए था। उसके बाद में 100 वो इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राकेश। राकेश का सेकंड लेफ्ट 1 2 सोहन होना चाहिए। सोहन है, सोहन नहीं है। तो इसका मतलब देखो, आंसर है डेटा इनएडिक्वेट, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि आंसर है ही नहीं इसमें। ये पेपर है 2025 क्लैट का जो आया था, सही ना। तो इसका मतलब ये समझो कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखो क्या है तो, ठीक है। चलो यहां पर भी मैं लेकर आया आपके लिए, थैंक यू बोलो मुझे। चलो, वो इज इमीडिएट राइट ऑफ मोहित। मोहित का इमीडिएट राइट कौन है भाई? दो है, रोहित और सोहन है। कोई है क्या? रोहित है, आए। चलो रोहित तो है, चलेगा। 102 वो इज अ थर्ड टू द राइट ऑफ सोहन। सोहन का थर्ड राइट 1 2 3 सुरेश है। सुरेश है, नो सुरेश, गलत है। सो ये क्वेश्चन हमने देखे। अभी हमारा बचा हुआ है सिर्फ लास्ट वाला सेक्शन, बस एक लास्ट वाला बचा हुआ है, वो हम देख रहे हैं। चलिए, एक लास्ट वाला पैराग्राफ है, उसके क्वेश्चन है, हम देखेंगे। तो ये हमारा जो 2025 का क्लैट का पेपर था वो हो जाएगा। चलिए, मैं थोड़ा बाजू में होता हूं। आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको पढ़ना है। सही पढ़ो गलत पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो, ठीक है ना। चलिए मैं अभी ये सॉल्व करता हूं। सबसे पहले देखेंगे कि पैसेज किसके रिलेटेड में है। इंडिया इज poised फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पोटेंशियली स्पर्ड, बढ़ रहा है, बाय अ यंग पॉपुलेशन ड्राइविंग अ प्रोडक्शन एंड डिमांड। इसका मतलब इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन और जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है ना। इन द प्रोसेस inevitably lifestyles are being dramatically altered। देखो क्या है, जो लाइफस्टाइल है ये क्या है? ड्रामेटिकली अल्टर्ड फॉर द वर्स, यानी कि बहुत गलत तरीके से ड्रामेटिकली चेंज हो गई है लाइफस्टाइल। यहां पर लाइफस्टाइल मुझे दिख गया। इंडिया नाउ रिपोर्ट्स द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन अमॉन्ग यूथ। जो बच्चे, उनके अंदर जो फूड कंजम्पशन है ना, बाहर का खाना, वो ज्यादा बढ़ गया। एज वेल एज, और क्या, एज वेल एज लो लेवल ऑफ एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट स्लीप। इसका मतलब सब बैड इंपैक्ट है बच्चों के ऊपर। कल्चरल चेंजेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन, कल्चरल चेंज हुआ है, और ये क्या है? स्मार्टफोन एंड प्रीपोंडरेंस ऑफ इंग्लिश इन अ स्कूल, और स्कूल के अंदर जो है वो इंग्लिश का होना, आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वीकन फैमिली रिलेशनशिप। देखो कितना मेन स्टेटमेंट है कि फैमिली रिलेशनशिप वीक होने का रीजन दो है, एक स्मार्टफोन और दूसरा है इंग्लिश स्कूल के अंदर, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अंटिल रिसेंटली इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटेंसिव डेटा, द रोल ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन मेंटल वेल बीइंग, okay, encompassing our full range of the mental capability was not well understood. Recent finding based on a large database of over 1,50,000, 1.5 लाख बच्चों के ऊपर जब हमने इंडिविजुअल के ऊपर जब फाइंडिंग किया, उनके ऊपर जब हमने देखा, then India are beginning to shed light on the correlates of mental well-being among the adolescents.
पूरे के पूरे पैसेज में बोला गया है कि जो स्मार्टफोन है उसका जो यूज करने का बैड इंपैक्ट है उसका सारा कॉज यहाँ पर बताया गया है पूरा का पूरा, सही है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लार्जर डेटाबेस ओवर 1.5 लाख इंडिविजुअल्स इन इंडिया आर बिगिनिंग टू शेड लाइट। ओके, हाँ, इसका मतलब स्मार्टफोन, द फाइंडिंग आर डायर, द फाइंडिंग्स आर डायर, देयर इज अ साइलेंट इपिडेमिक ऑफ मेंटल इल हेल्थ। साइलेंट इपिडेमिक है जो स्मार्टफोन है, जो समझ में नहीं आ रहा, जिसका रीजन है जो कॉज करेगा मेंटल हेल्थ को। प्रीवियस स्टडीज हैव फाउंड दैट ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन इज अ फ्राइंग द ब्रेन। सही है ना, ये क्या कर रहे हैं, वो जो बच्चों का जो ब्रेन है उसको क्या कर रहे हैं, यानी कि ओनरशिप फ्राइंग। देखो एक फ्राइंग बोल दिया है, फ्राइंग ब्रेन, उसका जो बैड, जो स्मार्टफोन का जो बैड इंपैक्ट है वो क्या है ये बोल रहे हैं। डेटा ऑल्सो सजेस्ट दैट इट इज नॉट मेरली द ओनरशिप ऑफ द फोन। ओके, जो बच्चे ना, बहुत बार क्या होता है ना कि जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं ना, जब बच्चा रोता है तो उसको स्मार्टफोन दे देंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो। That is not merely the ownership of the phone, but also early age of access that it is associated with the worse cognitions and mental well-being as a young adults. स्मार्टफोन देना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन आप किस एज में दे रहे हो बच्चों को, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये यहां पर लिखा हुआ है, द यंग ब्रेन इज अ डेवलपिंग एंड मस्ट बी नर्चर्ड। अभी तो वो डेवलप हो रहे। दीज गैजेट्स आर हैंडेड टू एडोलेसेंट्स presumably more out of the convenience than sound logic. The American philosopher David Henry Thoreau remarks over 175 years ago उसने बोला था, technology is an improved means to an unimproved end. टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो रही है, लेकिन किस हद तक, कि जहां तक वो फिर से अनइम्प्रूव एंड, यानी कि स्टार्ट टू एंड उसका होने जा रहा है, या तो हो सकता था। दिस इज एन एक्सट्रीम पोजिशन बट वन वर्थ मुलिंग। इंडिया रिपोर्ट्स द हाइएस्ट ग्रोथ इन द कंजम्पशन ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। सम एविडेंसेस सजेस्ट दैट दिस फूड्स आर एज एडिक्टिव एज अ स्मोकिंग। बाहर खाने का मतलब बहुत बार ऐसा होता है, इसकी कंपैरिजन है स्मोकिंग से, जो एडिक्शन होता है। Recent data globally and from the India shows a strong association between the consumption of the ultra processed foods and poor mental well-being. बाहर का खाना और मेंटल इलनेस जो होता है उनको कोरिलेट किया हुआ है। सो पर्टिकुलरली, हाँ, well-being, particularly the capacities for emotional and cognitive controls. तो ये जो चीजें होती है, अच्छा खाना होता है, जो पुअर मेंटल हेल्थ जो है उसका इंपैक्ट किसके ऊपर होने वाला है, कैपेसिटी फॉर द इमोशनल्स एंड कॉग्निटिव कंट्रोल को ये हार्म पहुंचाता है, ये बोला गया है इस पूरे के पूरे पैसेज में। अभी सिर्फ इतना समझो कि पैसेज में दो चीजें हाईलाइट है, बाहर का खाना और स्मार्टफोन का यूज, वो भी मिडिल एज में, बहुत ज्यादा कम एज में बच्चों को स्मार्टफोन प्रोवाइड करना। ये जो पैसेज था ये कहां से उठाया इन्होंने, द इंडियन एक्सप्रेस, इसलिए आपको पढ़ना होगा। ये बोला है कि the Shikhars, the how our lifestyle is creating an epidemic of mental ill health। इसका मतलब जो भी क्वेश्चंस क्लैट से क्लैट में आते हैं वो कहां से बनते हैं, वो एक्चुअल हमारे सराउंडिंग से ही बनते हैं। इसलिए आपका जो पेपर है वो रिलेट करता है पैसेज बेस्ड, और इसीलिए आपको पढ़ना होगा दोस्तों, सही है ना, इसलिए आपको क्या होगा, पढ़ना होगा। चलो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देखेंगे क्या हुआ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी the most suitable title for the passage। पैसेज को टाइटल देना है सबसे पहले, लाइफस्टाइल एंड मेंटल हेल्थ, हाँ ये तो हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, पैसे का कोई इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ओके, इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जब हम बोलेंगे ना, तो टेक्नोलॉजी का मतलब है बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज का मैटर है नहीं, एक ही तो है, लाइफस्टाइल एंड मेंटल हेल्थ। ओके, लाइफस्टाइल है और क्या है, मेंटल हेल्थ है, आपकी दोनों के दोनों चीजें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजी इज एन इंप्रूव्ड मींस टू एन अनइंप्रूव्ड एंड। वो इतनी इंप्रूव हो रही कि वो खुद, यानी कि दोनों चीजें जस्ट एज अ टू साइड्स ऑफ द कॉइन, इंप्रूवमेंट ही अनइंप्रूवमेंट का एंड होगा, ऐसा बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है, देखो हम मीनिंग उसका
देखेंगे सिंपल सा, न्यू टेक्नोलॉजीज हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरीली फोकसिंग ऑन इट्स पॉजिटिव रिजल्ट। देखो दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, दोनों चीजें। यहां पर सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में बोला गया है तो ये नहीं होगा। न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट अ हिंड्रेंस टू फिजिकल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, नहीं ये भी नहीं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें लिखी है। सी पुअर मेंटल हेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो पूरा ही गलत लिखा हुआ है। चलो ओके, लास्ट वाला देखो, न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी लुक्ड अपॉन विद द स्पेक्टिसिज्म कंसिडरिंग इट्स नेगेटिव इंपैक्ट। ओके, ये होगा क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी है शुड बी लुक्ड अपॉन द स्पेक्टिसिज्म कंसिडरिंग इट्स नेगेटिव इंपैक्ट, तो ये हमारा होगा। 105 वाला देखिए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्ट्रेंथन्स, जैसे आपको बोला था कॉज एंड इफेक्ट था ना, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, वीक आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट होता है। द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, देखो यहां पर आ गया, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आर्ग्यूमेंट से हमें पढ़ना है। आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग द नेगेटिव यूज ऑफ द स्मार्टफोन अमॉन्ग द यूथ, ऐसा कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ऐसा है कि जो स्मार्टफोन यूज जो हम करते हैं ना उसके रिगार्डिंग स्ट्रेंथन करे, जो हमारा जो बोलना होगा अबाउट टू द स्मार्टफोन यूज, तो उसको वो पावर दे, उसको वो स्ट्रेंथन करे। सबसे पहले एक्सेसिव यूज ऑफ द स्मार्टफोन में लीड टू वीकन द फैमिली रिलेशनशिप, ये लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा फोन यूज करना फैमिली रिलेशंस को हार्म पहुंचाएगा, ये लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। देयर हैज टू बी एन अनहिंडर्ड यूज ऑफ द स्मार्टफोन, ये ठीक है। स्मार्टफोन्स हैव इकोनॉमिक यूजफुलनेस, देखो ये तो नहीं होगा, इसका रीजन ये कि बच्चों के हाथ में अगर हम, यंग बच्चों के हाथ में अगर हम स्मार्टफोन अगर देंगे तो वहां पर इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं इकोनॉमी का। द ओनरशिप ऑफ द स्मार्टफोन एट एन अर्ली एज रिजल्ट्स ड्यू टू द लैक ऑफ केयर बाय पेरेंट्स, हाँ ये भी तो सही है, लेकिन ये कोई वीक, ये स्टेटमेंट को कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट। ये सिर्फ बोल रहा है कि बच्चों के हाथ में जो भी मोबाइल, जो भी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के हाथ में सिर्फ मोबाइल देते हैं और उस देने की वजह से ये प्रॉब्लम वगैरह होता है, ठीक है ना, अमॉन्ग द यूथ, लेकिन ये इतना सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ए है ये सही है, क्योंकि एक्सेसिव यूज, देखो यूज तो हम हर एक चीज का करेंगे, लेकिन क्या है, एक्सेसिव यूज जब हो जाएगा तो ये बैड इंपैक्ट होगा, इट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द फैमिली रिलेशनशिप्स, और ये वीक कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। देखिए 106 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्लॉजिबल सोल्यूशन, ओके, प्लॉजिबल सोल्यूशन फॉर द बेटर मेंटल वेल बीइंग अमॉन्ग द यूथ, यूथ क्या, यूथ के अंदर उनका जो मेंटल हेल्थ है वो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, यहां पर है लिमिटिंग द कोरिलेशन बिटवीन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ओके, ये सॉल्यूशन है कि लिमिटिंग द कोरिलेशन। बी वाला देखिए, लिमिटिंग द रिसर्च ऑन द एक्सेसिव यूज ऑफ द स्मार्टफोन, हम रिसर्च करेंगे, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। लिमिटिंग द वाइड स्प्रेड कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अच्छा, और बाद में देखो मेंटल हेल्थ के बारे में बोला है, मेंटल हेल्थ, यहाँ पर एक बात तो मुझे पता चलनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या है। लिमिटिंग द इनफॉर्म यूज ऑफ द स्मार्टफोन अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, लिमिटिंग हम तो नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं। लिमिटिंग द कोरिलेशन बिटवीन द फिजिकल एंड मेंटल है, देखो फिजिकल और मेंटल हेल्थ का तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो सकता है कि जो पैसेज में लिखा हुआ है लिमिटिंग द वाइड स्प्रेड कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये हो सकता है कि जो लोग बाहर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन कर रहे, अगर हम वो कम कर सके तो लोगों का, बच्चों का मेंटल जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सकता है। क्योंकि पैसेज में मेंटल जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशन एडिक्शन के साथ में, जैसे एडिक्शन होता है ना ड्रग एडिक्ट, उसी तरह ये होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का एडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय ऑथर लैक क्रेडिबल एविडेंस इन द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द ऑथर लैक द क्रेडिबल एविडेंस, नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है कि जो ऑथर की जो क्रेडिबिलिटी है उसको थोड़ा कम करता है, लैक करता है, ठीक है ना। चलो हम ऑप्शंस में देखेंगे, पहला एक्सेसिव मोबाइल यूजेज लिंक टू द मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। ओके, प्रोवाइडिंग मोबाइल्स टू द एडोलेसेंट्स रिजल्टिंग द मेंटल स्ट्रेस, ये भी लिखा हुआ है, ये नहीं। लैक क्या है, ये तो लिखा हुआ है ना,
जो लिखा हुआ है वो तो ऑथर ने बोल दिया है, ऐसी चीज की जो उसने बोलनी चाहिए थी वो हमें ढूंढना है। स्टूडेंट्स लर्निंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज हैव वीकन फैमिली रिलेशनशिप। हाँ, ये वो बोल सकता था कि अगर वो बोलता तो और चीजें हो सकती थी। इनएडिक्वेट स्लीप एंड जंक फूड रिजल्टिंग इन द मेंटल डिस्ट्रेस, ये भी तो, सॉरी ये भी तो लिखा हुआ है। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा सी आंसर होगा। और लास्ट वाला है 108। These gadgets are handed to the adolescents presumably more out of the convenience than sound logic. Which of the following is the most suitable explanation echoed by the author as per the given statement? देखो क्या बोल रहा है, जो गैजेट्स के रिलेटेड है, द गैजेट्स आर हैंडेड एडोलेसेंट्स प्रिजम्बली मोर आउट ऑफ द कन्वीनियंस देन साउंड लॉजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन, इसके रिगार्डिंग ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है कि जो इसे अच्छा एक्सप्लेन करता होगा ऑथर। फर्स्ट देखो, लॉजिक प्रिवेल्स ओवर द रीजनिंग, उसके बाद में लॉजिक एंड इमोशंस। रीजनिंग देखो लॉजिक प्रिवेल्स, इसका तो कोई लॉजिक है नहीं। लॉजिक एंड इमोशंस गो हैंड इन हैंड, लॉजिक एंड इमोशंस ये हर जगह चेंज होता रहेगा, ये इसका मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि क्या है, तो गैजेट्स के रिलेटेड में पूछा हुआ, ये नहीं चलेगा। लॉजिक टेकिंग अ बैक सीट ओवर अ यूटिलिटी, जो चीजें हमारे पास में है हम उनके रिलेटेड में जो हमारा लॉजिक है उसके रिगार्डिंग सी जो है वो हो सकता है। और लास्ट वाला, लॉजिक एंड द बेनिफिट्स कैन नेवर बी अंडरस्टूड टुगेदर, तो मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए। ओके, डी तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, दीज गैजेट्स, इसका मतलब स्मार्टफोन, आर हैंडेड द एडोलेसेंट्स प्रिजम्बली मोर आउट कन्वीनियंस देन साउंड लॉजिक। ओके, तो उनके बीच में हमें कुछ तो भी रिलेशन क्रिएट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन इकोड बाय, इनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ये हो सकता है लॉजिक टेकिंग बैकसीट ओवर द यूटिलिटी। इसका मतलब जब हम स्मार्टफोन यूज करेंगे तो हम हमारा दिमाग छोड़ देंगे और पीछे बैठ जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा इसको रिलेवेंट होता है, बाकी कुछ नहीं। यहां पर तो अलग लिखा हुआ है, लॉजिक एंड बेनिफिट्स कैन नेवर अंडरस्टूड टुगेदर, ये होगा ही नहीं। सो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर सही लगता है दोस्तों। तो ये ऐसा था हमारा 2025 का पेपर। अगर इसमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिफिकल्टी होगी, डाउट्स होगा, नहीं समझा होगा, जो भी चीजें होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए। जब तक आपका और हमारा बॉन्डिंग नहीं होगा तब तक चीजें मुझे लगता है कि वर्थ ही नहीं रहेगी। सो हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपका ये होना चाहिए कि हाँ सर, अभी हमने पढ़ाई चालू कर दी, हमको ये प्रॉब्लम है, हम ये काउंसलिंग चाहिए, जो भी रिगार्डिंग चीजें होगी। सही है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिल्कुल ठीक है। सो ऐसे ही वीडियो के लिए हम आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।